हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री मेजर 5th सेमेस्टर का आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ यूरोप 1789 टू 1870 इसका यूनिट 4 का टॉपिक करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में कि किस तरीके से जर्मनी का एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो आइए जानते हैं जर्मनी के एकीकरण के बारे में। तो अगर हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की, तो 19वीं शताब्दी के मध्य का वो समय था जब जर्मनी 39 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिनको जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता था। ठीक है, उस टाइम पर क्या था, जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। टोटल 39 भाग थे जर्मनी के छोटे छोटे, जिनको जर्मन कन्फेडरेशन कहा जाता था। इन राज्यों में दो प्रमुख शक्तियाँ थी, एक थी प्रशिया एंड दूसरी थी ऑस्ट्रिया। ये दो सबसे प्रमुख शक्तियाँ थी। ठीक है, अगर हम बात करें जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया की, तो जर्मनी के एकीकरण की जो प्रक्रिया थी 1815 में शुरू हुई तथा 1871 में समाप्त हुई। इसमें मुख्य जो नेतृत्व किया गया था वो ओटो वन बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। ओटो वन बिस्मार्क जो थे ये जर्मनी के एकीकरण में सबसे मुख्य नेता माने जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ओटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी। आइए अब जानते हैं कि कारण क्या था जर्मनी के एकीकरण का। तो जर्मनी के एकीकरण के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था नेपोलियन युद्ध तथा राष्ट्रीय भावना। नेपोलियन ने जर्मन राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया, जिससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इटली के एकीकरण में भी पढ़ा था, नेपोलियन जो था उसने अस्थायी रूप से इटली को एकीकृत कर दिया था। एंड सेम उसी वे में नेपोलियन ने जर्मन राज्यों को भी एकीकृत कर दिया था अस्थायी रूप से। तो जब जर्मनी के लोगों को ये देखा, जर्मनी के लोगों ने कि एकीकरण से उनका जो जर्मनी है वो और भी ज़्यादा पावरफुल हो गए, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी एकीकरण का समर्थन किया। ठीक है, एकीकरण यानी कि यूनिफिकेशन को सपोर्ट किया। तो पहला रीज़न था नेपोलियन युद्ध तथा राष्ट्रीय भावना, यानी कि नेपोलियन ने जो जर्मन राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया था, इससे क्या हुआ, राष्ट्रवाद की राष्ट्रीयता की भावना लोगों के मन में विकसित हुई एंड उन्होंने जर्मनी के एकीकरण के लिए विरोध करना शुरू कर दिया। दूसरा कारण था वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस ने जर्मन राज्यों को फिर से अलग अलग कर दिया, लेकिन जर्मन कन्फेडरेशन की स्थापना की। ये जो राजनीतिक विभाजन था ये लोगों की एकता की इच्छा को बढ़ाता गया। ठीक है, तो वियना कांग्रेस के दौरान जर्मनी कन्फेडरेशन का जो निर्माण हुआ था उसने भी जर्मनी एकीकरण की भावना को और भी ज़्यादा प्रबल कर दिया। तीसरा कारण था उद्योग तथा आर्थिक विकास। उस समय प्रशिया ने जोल्वेगिन नामक आर्थिक संगठन की स्थापना की, जिसने व्यापारिक बाधाओं को दूर किया। ठीक है, तथा राज्यों को आर्थिक रूप से जोड़ा। तो जब राज्य आर्थिक रूप से जुड़े तो उनके मन में एकीकृत होने की भी जो भावना थी वो और भी ज़्यादा प्रबल हुई। तो कहीं ना कहीं उद्योग तथा आर्थिक विकास भी एक कारण रहा जर्मनी के एकीकरण के पीछे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रशिया की सैन्य तथा आर्थिक शक्ति। प्रशिया आर्थिक तथा सैन्य रूप से मजबूत था। ऑस्ट्रिया के मुकाबले प्रशिया ने जर्मनी के एकीकरण में अधिक रुचि दिखाई। एंड क्योंकि प्रशिया जर्मनी को एकीकृत करना चाहता था एंड प्रशिया उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पावरफुल था, आर्थिक रूप से भी एंड सैन्य रूप से भी सबसे ज़्यादा मजबूत था, तो इसलिए प्रशिया का भी कहीं ना कहीं मुख्य भाग देखा जाता है, मुख्य पार्टिसिपेशन, इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेशन देखा जाता है जर्मनी के यूनिफिकेशन में, एकीकरण में। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रवाद तथा उदारवादी आंदोलन। 1848 में बहुत सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए जिन्होंने लोगों को एकजुट जर्मनी की मांग करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं कारण रहा जर्मनी के एकीकरण के पीछे का। आइए अब जानते हैं एकीकरण के चरण यानी कि स्टेप्स क्या क्या थे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। तो पहला जो स्टेप था वो था ओटो वन बिस्मार्क का नेतृत्व। ओटो वन बिस्मार्क जो थे उन्होंने नेतृत्व किया जर्मनी के एकीकरण के लिए। ओटो वन बिस्मार्क जो थे वो प्रशिया के प्रधानमंत्री थे।
उन्होंने लौह तथा रक्त की नीति अपनाई, यानी कि ब्लड एंड आयरन पॉलिसी उन्होंने स्टार्ट की। उन्होंने युद्ध तथा कूटनीति के माध्यम से जर्मन राज्यों को एकजुट करने का प्रयास किया। ठीक है। सेकंड था डेनमार्क युद्ध। अब जो डेनमार्क था उसके साथ युद्ध हुआ प्रशिया तथा ऑस्ट्रिया का 1864 में। ठीक है। डेनमार्क ने श्लेस्विग तथा होल्स्टीन क्षेत्रों पर दावा किया। प्रशिया तथा ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क को हराकर इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। श्लेस्विग प्रशिया को मिला तथा होल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को मिला। तो ये जगह के नाम है थोड़े अजीब से, लेकिन आपको याद करने होंगे। ठीक है। प्रशिया और ऑस्ट्रिया का क्या हुआ, युद्ध हुआ डेनमार्क के साथ, जिसमें डेनमार्क ने क्या किया, कब्जा करने की कोशिश की दो राज्यों पर, श्लेस्विग एंड होल्स्टीन, जो कि जर्मनी से बिलोंग करते थे। ठीक है। जब प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने देखा कि डेनमार्क इन क्षेत्रों पर कब्जा करना चाहता है, तो प्रशिया एंड ऑस्ट्रिया ने डेनमार्क के साथ युद्ध किया एंड उनको हरा दिया। ठीक है। उसके बाद श्लेस्विग प्रशिया को मिला एंड होल्स्टीन जो था वो ऑस्ट्रिया को मिला। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों राज्य जो थे वो जर्मनी कन्फेडरेशन के अंतर्गत आ गए, उसके सबऑर्डिनेशन में आ गए। ठीक है। थर्ड था ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध। अब 1866 में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के बीच में युद्ध हुआ। ठीक है। पहले क्या था, डेनमार्क युद्ध हुआ था 1864 में। उसके 2 साल के बाद ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया के बीच में युद्ध होता है 1866 में। ठीक है। प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया इस युद्ध में, क्योंकि प्रशिया पावरफुल था, ताकतवर था, जो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि प्रशिया आर्थिक तथा सैन्य रूप से काफ़ी ज़्यादा मजबूत था। तो प्रशिया ने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रिया को जर्मन मामलों से बाहर कर दिया गया। मतलब कि ये कहा गया कि ऑस्ट्रिया जो है वो जर्मनी के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है। एंड प्रशिया ने उत्तरी जर्मन संघ यानी कि नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन का गठन किया। ये जो प्रशिया और ऑस्ट्रिया का युद्ध हुआ था, इस युद्ध का परिणाम क्या होता है बेसिकली, कि जो नॉर्थ जर्मन कन्फेडरेशन था उसका निर्माण हो जाता है। ठीक है। यानी कि उत्तरी जर्मन संघ का निर्माण होता है और जर्मनी के जो उत्तरी हिस्से होते हैं वो किसके अंतर्गत चले जाते हैं, किसके कब्जे में चले जाते हैं, प्रशिया के कब्जे में चले जाते हैं। ठीक है। तो ये परिणाम निकलता है ऑस्ट्रिया प्रशिया युद्ध का। उसके बाद फोर्थ स्टेप जो था जर्मनी यूनिफिकेशन का, वो था फाइनली फ्रांस प्रशिया युद्ध। 1870 और 1871 में प्रशिया का युद्ध होता है फ्रांस के साथ। ठीक है। ओटो वन बिस्मार्क जो है वो फ्रांस के सम्राट नेपोलियन III को उकसाता है युद्ध करने के लिए। उसके बाद इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में प्रशिया फ्रांस को हरा देता है। जब फ्रांस हार जाता है तो जो दक्षिणी जर्मन राज्य होते हैं जो कि पहले फ्रांस के कब्जे में थे, वो भी अब प्रशिया के पास आ जाते हैं। इस तरीके से 1871 में फ्रांस प्रशिया युद्ध के बाद क्या होता है, जर्मनी का पूर्ण रूप से एकीकरण हो जाता है। ठीक है। देखिए 1866 में जब प्रशिया ऑस्ट्रिया युद्ध हुआ था, तब प्रशिया के अंतर्गत प्रशिया के कब्जे में नॉर्थ जर्मन एरिया आ गया था। मतलब कि जर्मनी के जो नॉर्थ के एरियाज थे वो प्रशिया के कंट्रोल में आ गए। उसके बाद 1870 और 71 में जब फ्रांस प्रशिया युद्ध हुआ, तो जो दक्षिणी जर्मन राज्य थे, मतलब कि जर्मनी के जो दक्षिणी राज्य थे, वो फिर प्रशिया के अंतर्गत आ गए। इस तरीके से प्रशिया जो है वो पूरे जर्मनी को अपने कब्जे में ले लेता है। इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका परिणाम क्या होता है। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के महल में विलियम फर्स्ट जो कि प्रशिया के राजा थे, उनको जर्मन साम्राज्य का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। यूरोप की शक्ति संतुलन में इससे क्या होता है, एक बदलाव होता है। जर्मनी यूरोप की एक प्रमुख शक्ति बन जाता है। राष्ट्रीय एकता तथा शक्ति, जर्मनी जो है वो औद्योगिक तथा सैन्य रूप से और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो ये 3 प्रभाव मुख्य प्रभाव थे जो कि एकीकरण के बाद देखे गए। पहला,
जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। एंड विलियम फर्स्ट जो थे वो, जो कि पहले प्रशिया के राजा थे, वो अब जर्मन साम्राज्य के राजा बन जाते हैं। ठीक है, जर्मनी जो है वो जर्मन कन्फेडरेशन से बदलकर जर्मन साम्राज्य बन जाता है। ठीक है, यूरोप की शक्ति संतुलन में भारी बदलाव देखने को मिलता है। अब जर्मनी एक बहुत ही ताकतवर शक्ति बन जाती है यूरोप की। ठीक है, तो ये सब कुछ बदलाव है जो देखने को मिलते हैं। आइए अब देख लेते हैं निष्कर्ष। जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद, कूटनीति तथा युद्ध का मिश्रण था। बिस्मार्क की लोहे तथा रक्त की नीति ने जर्मनी को एकीकृत करने में बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई। यह प्रक्रिया न केवल जर्मनी के लिए बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक ऐतिहासिक महत्व रखती है। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि जर्मनी का जो एकीकरण था वो राष्ट्रवाद, कूटनीति तथा युद्ध का मिश्रण था। ठीक है, मतलब कि इसमें राष्ट्रवाद की भावना ने भी मुख्य भूमिका निभाई, कूटनीति का भी इसमें प्रयोग किया गया एंड युद्ध भी किया गया। तो तीनों का मिक्सचर था, तब जाकर जर्मनी का एकीकरण फाइनली 1871 में हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।